हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और दिवाली का टाइम है, सफाइयाँ चल रही है घर की। हर कोना कोना साफ़ हो रहा है। कुछ कोने तो ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये कोना भी है मेरे घर पर, लेकिन जितना भी कर लो काम कम नहीं होता है। इन्हीं सब चक्करों में चैप्टर भी रह जाते हैं, लिखना भी रह जाता है, स्टोरी भी रह जाती है कई बार। और कई बार जो है मतलब लिखा हुआ भी होता है, लेकिन फिर भी वो पोस्ट करने का या उस पे काम करने का टाइम नहीं मिलता है। आप लोग समझ सकते हैं फेस्टिवल सीज़न कितना बिजी रहता है। ऊपर से ये तो हमारा साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो मैं मैं क्या, आई थिंक सभी बिजी हैं अभी। चलो कोई नहीं, दिवाली वाले दिन अलग से बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर मैंने पोस्ट कर दिया है, स्टोरी आगे आ गई है। आप लोग पहले कहानी सुनिए, कैसा है कहानी में, क्या प्लॉट है, क्या समझ में आया आपको, क्या समझना बाकी रह गया है, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपसे मिलती हूँ स्टोरी के एंड में। अरुणिमा आस्तिक से उसके परिवार के बारे में पूछ रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या आस्तिक अपने परिवार के साथ अब सही स्थिति में है और मिस्टर रायचंद ने क्या अपना माफिया और बाकी बिजनेस आस्तिक के नाम कर दिया है। लेकिन रास्ते का जवाब जानकर उसके चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया और वह खुद को इस चीज के लिए दोषी मान रही थी। आस्तिक तुरंत उसकी भावनाओं को समझ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरुणिमा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो रिश्ता वैसे भी टूट जाना चाहिए था जिसे सिर्फ एक तरफ से संभाला जा रहा था, और जिस रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ हो वो तो कभी टिक ही नहीं सकता है। अरुणिमा उसे भावपूर्ण नजरों से देख रही थी। आस्तिक उसके गालों पर हाथ रखते हुए उसे संभालते हुए बोला, प्लीज अरुणिमा, मैं आज की शाम किसी भी चीज के लिए खराब नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा कहो जिसका जवाब तुम्हें पहले से पता हो और आज की हमारी डेट खराब हो जाए। अरुणिमा ने खुद को संभालते हुए हाँ में सर हिलाया। वह भी ऐसा नहीं चाहती थी। आस्तिक ने बहुत कुछ प्लान किया था और अरुणिमा खुद इस चीज के लिए एक्साइटेड थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और आस्तिक को देखकर बोली, मुझे उम्मीद है कि आज की डेट का सरप्राइज तुमने इतना सस्पेंस रखा हुआ है, वह जरूर मुझे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लगेगा। आस्तिक ने देखा कि अरुणिमा माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही थी। उसने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अरुणिमा के गालों को सहलाते हुए वह बोला, मुझ पर यकीन रखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान और खिल गई और आस्तिक भी मुस्कुरा रहा था। तभी एकदम से गाड़ी रुक गई। आस्तिक ने ड्राइवर की तरफ देखा तो लिमोजिन का ड्राइवर पीछे पलटते हुए बोला, सर, हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए। एक मिनट, कहते हुए आस्तिक गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ से जाकर अरुणिमा का दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ आगे किया और अरुणिमा को बहुत ही नजाकत से गाड़ी से बाहर निकाला। अरुणिमा उसके हाथों पर अपना हाथ रखती है और अपनी इवनिंग गाउन को संभालते हुए जैसे ही बाहर निकली तो आसपास का मौसम एकदम ठंडा और सुहाना था। शाम हो रही थी और हल्की हल्की रोशनी आसपास के माहौल में बिखरी हुई थी। अरुणिमा अपने साथ अपना फर वाला जैकेट लेकर आई थी। आस्तिक ने तुरंत उसका जैकेट निकाला और उसके कंधे पर रख दिया। फर की गर्माहट से अरुणिमा को काफी अच्छा लग रहा था और आस्तिक का स्पर्श उसे और ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरुणिमा ने देखा कि सामने एक रेस्टोरेंट था। लगता है आस्तिक उसे रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहा है। यही सोचते हुए उसने अपना क्लच उठाया और रेस्टोरेंट की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि आस्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी दिशा में ले गया। अरुणिमा थोड़ा चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि आस्तिक उसे एक विशाल इमारत के अंदर ले जा रहा है तो वह एकदम से हैरान हो गई। पर उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि पूछने के बजाय आस्तिक जो दिखाना चाहता था वह उसे देखने में इंटरेस्टेड थी। वह मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दी, जैसे कि आंख बंद करके वह उस पर ही भरोसा करती हो। अरुणिमा जानती थी आस्तिक उससे बहुत प्यार करता है और वह उसके प्यार को कभी नहीं तोड़ेगा, और यही विश्वास अरुणिमा को आस्तिक पर और मजबूत बना रहा था। जैसे ही वे लोग लिफ्ट से 25वें फ्लोर पर पहुंचे, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को देखकर अरुणिमा एकदम से हैरान हो गई। इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? लिफ्ट से बाहर थोड़ी ही दूर पर टेरेस शुरू हो रहा था, लेकिन उसके बीच में गैलरी थी। उसमें चलते हुए अरुणिमा आस्तिक का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ रही थी, क्योंकि इतने सारे लोग जो अपना सर झुकाए खड़े थे, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों को देख सके। लेकिन अरुणिमा थोड़ी हैरान हो गई, आज भी आस्तिक का रौब बिल्कुल वैसा ही है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर इमारत के टेरेस पर आया और जैसे ही अरुणिमा ने सामने का नजारा देखा, उसका हाथ आस्तिक के हाथों से छूट गया और कदम एकदम से डगमगाने लगे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
मुंह एकदम खुला का खुला रह गया था और आंखें वह तो पलके ही नहीं झपक रही थी। आस्तिक ने उसके कानों के पास झुकते हुए कहा, सरप्राइज पसंद आया। अरुणिमा एकदम से चौंक गई थी। वह आस्तिक की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए हल्की आवाज में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही अरुणिमा ने वह सवाल किया, आस्तिक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसके होठों को हल्का सा सहलाते हुए कहा, शश, मैंने कहा ना, हमारी डेट मेरे लिए बहुत खास है और मैं इसके हर पल को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अरुणिमा को एक आंख मारी। अरुणिमा एकदम से अपने होश में आई और अपने सामने देखा। एक विशालकाय हेलीकॉप्टर उसके सामने खड़ा था, जिसके सामने 2 फ्लाइट अटेंडेंट भी खड़े थे। लेकिन अरुणिमा का दिल एकदम से बाहर आ गया था। वह फ्लाइट पर तो बैठी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में उसका पहला अनुभव था। वह बहुत एक्साइटेड थी यह जानने के लिए कि आस्तिक उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर कहाँ ले जा रहा है। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हेलीकॉप्टर के पास चला गया। अरुणिमा हर एक बढ़ते कदम के साथ घबरा तो रही थी, लेकिन उसका विश्वास उसे आस्तिक के हाथों को और मजबूती से थामे रखने को कह रहा था। आस्तिक उसे लेकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा, जहां 2 फ्लाइट अटेंडेंट थे। उन्होंने झुककर उन दोनों का स्वागत किया और अगले ही पल उन्होंने आस्तिक की तरफ कुछ बढ़ा दिया, जिसे देखकर अरुणिमा थोड़ी सी हैरान हो गई। वह क्या है जो आस्तिक के हाथों में है? उसे हेलीकॉप्टर का भी पता नहीं था, तो उसके हाथों में जो सामान है उसके बारे में क्या पता होगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला और आस्तिक अंदर चढ़ गया। उसके बाद उसने अपना हाथ अरुणिमा की तरफ बढ़ाया। अरुणिमा ने हील पहन रखी थी, तो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने जल्दी से उसके सामने स्टूल रख दिया। उसने सहारे से स्टूल पर कदम रखा और दूसरा हाथ उसने आस्तिक के हाथों में रखा। आस्तिक उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच लेता है और अरुणिमा थोड़ा सा अपना सर झुकाते हुए आस्तिक के पीछे पीछे चल दी। आस्तिक उसे फ्रंट सीट पर लेकर गया और वहां बैठा दिया। अरुणिमा ये देखकर हैरान हो गई थी। सामने एक कांच की खिड़की थी और उसके नीचे बहुत सारे बटन लगे हुए थे। उसे तो इसका कुछ भी नहीं पता। वह तो गलती से भी किसी बटन को छूने की गलती नहीं करेगी। अगर हेलीकॉप्टर बंद हो गया तो क्या होगा? यही सोचते हुए उसका दिल घबरा रहा था। पर इससे बड़ा हार्ट अटैक तो उसे तब आने वाला था जब उसने आस्तिक को पायलट की सीट पर बैठा हुआ देखा। अरुणिमा एकदम से चौंक गई जब उसे एहसास हुआ कि वह हेलीकॉप्टर कोई और नहीं बल्कि आस्तिक उड़ाने वाला है। उसने हकलाते हुए आस्तिक से कहा, क्या तुम इसे उड़ाने जा रहे हो? आस्तिक उसका चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर एकदम से हंस पड़ा, लेकिन उसने मौके का मजा लेते हुए अरुणिमा की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? कहीं अगर मैंने ठीक से नहीं उड़ाया तो क्या होगा? आस्तिक, तुम कहना क्या चाहते हो? अरुणिमा ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए पूछा। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए वह बॉक्स आगे करता है जो अभी अभी फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे हेलीकॉप्टर के बाहर दिया था। उसमें से एक हेडफोन निकालकर उसने एक वायर में लगाया और अरुणिमा को देखकर कहा, क्या होगा अगर मैं इस हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ा पाया और ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी की आखिरी उड़ान हुई तो? क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो कि मेरे साथ अपनी जिंदगी का जोखिम ले सको? आस्तिक ने वह बात अरुणिमा की आंखों में देखकर कही थी और उसकी आंखों में जो प्यार, मोहब्बत के साथ सच्चाई और जुनून नजर आ रहा था, उसने अरुणिमा को एकदम से शांत कर दिया। उसके चेहरे की सारी घबराहट चली गई, आंखों की सारी हताशा चली गई और उसने एक गहरी सांस छोड़कर प्यारी सी मुस्कान के साथ आस्तिक को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम पर इतना भरोसा करती हूँ कि तुम्हारे साथ इस अनजाने सफर में अपनी जिंदगी और मौत का सफर तय करना चाहूंगी। उसके चेहरे पर वह विश्वास देखकर आस्तिक की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने हाथों में लिए हुए हेडफोन को अरुणिमा की तरफ बढ़ाया और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए वह हेडफोन उसके कानों में लगा दिया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ अरुणिमा को परेशान ना करे, इसके लिए उसने उसे हेडफोन पहनाया। उसने भी बिल्कुल वैसा ही हेडफोन पहना और अरुणिमा को बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आस्तिक ने एक वॉकी टॉकी उठाया और किसी को कुछ कमांड दिए। उसके तुरंत बाद उसने कुछ बटन दबाए और अगले ही पल हेलीकॉप्टर थोड़ा सा हिलने लगा, जिसे महसूस करके अरुणिमा के अंदर एक घबराहट तो थी, लेकिन आस्तिक पर भरोसा करते हुए उसने अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आस्तिक ने जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ाया, अरुणिमा की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। उसने कसकर सीट के दोनों हैंडल को पकड़ लिया था और उसकी आंखें सामने की तरफ थीं, लेकिन उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वो अपनी आंखें फाड़े हुए सामने का नजारा देख रही थी, जहां पर हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा था।
अरुणिमा ने अपनी संकुचित और घबराई हुई नजरों से आस्तिक को देखा, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हालांकि वो बहुत शांत भाव में था, लेकिन अरुणिमा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने आखिरकार हेलीकॉप्टर को एक फुल स्पीड के साथ हवा में ऊपर की तरफ उठा लिया और उसे आगे की तरफ फ्लाई करने लगा। अरुणिमा ने जब हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने आस्तिक को हैरानी से देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अरुणिमा को देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक हाथ से हेलीकॉप्टर के व्हील को हैंडल किया और दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? उसके छूने से अरुणिमा के चेहरे पर एक सुकून उतर आता है। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से नामे सर हिलाया और आस्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। सच में? ऐसा कहते हुए आस्तिक ने अपने दोनों हाथों से हेलीकॉप्टर की व्हील को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए उसने अरुणिमा को देखकर कहा, अभी डर नहीं लग रहा? अरुणिमा की आंखें एक पल के लिए बड़ी होती हैं और होंठ थोड़े से हिल जाते हैं, लेकिन जब उसने आस्तिक के चेहरे पर बेफिक्री देखी तो वो भी बेफिक्र हो गई। उसने भी अपने हाथ दोनों सामने बांधते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा ना, अगर ये हमारी जिंदगी की आखिरी उड़ान है तो मैं तुम्हारे साथ शौक से मरना चाहूंगी। आस्तिक हल्का सा अरुणिमा की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, ऐसे कैसे मरने की बात कह सकती हो तुम? जान, अभी तो हमने जीना भी शुरू नहीं किया है, मौत तो बहुत दूर की बात है। अरुणिमा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आस्तिक दोबारा व्हील को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर आगे की दिशा में तेज स्पीड से भागने लगता है। अरुणिमा गुजरते हुए बादलों को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। धीरे धीरे शाम से रात का मंजर आ जाता है और आसमान के ऊपर उसे छोटे छोटे से टिमटिमाते हुए तारे नजर आने लगते हैं। भले ही वे बहुत कम संख्या में थे, लेकिन वे इतनी खूबसूरत लग रहे थे कि अरुणिमा को लग रहा था कि वो उसे हेलीकॉप्टर से उन तारों तक पहुंच जाएगी और उन्हें पकड़ लेगी। उसे इतना खुश देखकर आस्तिक ने कहा, तुम्हें तारे देखना पसंद है ना? अरुणिमा ने खुशी से हामी हिलाया और फिर आस्तिक से कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें भी तो तारे देखना पसंद है? आस्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अरुणिमा को आज भी उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पता है, लेकिन फिर उसने हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहा, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे तारे देखना पसंद है? अरुणिमा ने तुरंत कहा, जब हम साथ में रहते थे तो मैं तुम्हें देखती थी। अक्सर उठकर तुम बालकनी में चले जाते थे और घंटों बालकनी में खड़े होकर तारों को घूरा करते थे। वैसे तब मैं तुमसे डरती थी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं की, पर ये तारे देखने का शौक तुम्हें कब से हुआ था? आस्तिक ने कहा, जब मैं बोर्डिंग में था तब अक्सर मैं वहां पर तारे देखा करता था। मेरा गुस्सेल स्वभाव मुझे कभी किसी के साथ मिलजुल कर रहने ही नहीं देता था, इसलिए एक दिन मैं वहां के एक लड़के को पीट दिया। वैसे वो मरा नहीं था, पर उसकी हालत अधमरी हो गई थी और जब बोर्डिंग के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने इस बात को ज्यादा न बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि मैं पुष्कर रायचंद का बेटा हूँ। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन शायद उस लड़के को बहुत कुछ हो सकता था, इसलिए उसके परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया, पर मुझे सजा देना भी जरूरी था। इसलिए बोर्डिंग के प्रिंसिपल ने मुझे छत पर अकेले ठंड में खड़ा रहने की सजा दी थी। अब ठंड में अकेले छत पर खड़ा रहकर मैं क्या ही करता, तो मैंने तारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने सोचा, क्यों न इन्हें गिनना शुरू कर दूं। शुरू में वो थोड़ा अटपटा लगा और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, यहाँ तक कि तारे गिनने में परेशानी भी हो रही थी, पर कुछ दिनों बाद मुझे इसकी आदत हो गई। उसके बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगता था और फिर तारे देखना, उन्हें गिनना या फिर वे कितने अनगिनत हैं, ये सोचना मेरे लिए सजा नहीं बल्कि मजा बन गया था। और फिर जब मेरी सजा खत्म हुई तब मुझे पता चला कि मुझे इसकी आदत हो गई है। उसके बाद मैं बेवजह ही छत पर चला जाया करता था और तारे गिनता था। अरुणिमा उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई। उसने बोला, तो जब तुम बोर्डिंग में थे तो तुम कितने साल के थे? यही कोई 7 साल का। आस्तिक ने जब ये कहा तो अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, तुम इतनी छोटी उम्र से अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो? आस्तिक ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, तभी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। माँ बाप से दूर रहकर बच्चों के दिल में माँ बाप के लिए जो लगाव होता है वो कम हो जाता है। कहना गलत होगा कि वो खत्म हो जाता है, लेकिन एक वक्त के बाद उनके लिए जो मोह माया होती है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अरुणिमा ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं आज भी अपने पापा से प्यार करती हूँ। आस्तिक हंसते हुए बोला, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पापा कभी तुमसे दूर हुए ही नहीं थे।
वो अक्सर तुमसे कनेक्ट रहा करते थे और तुमसे मिलते रहा करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा उनके साथ लगाव कभी खत्म ही नहीं हुआ था। मैं बात मेरी कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे माँ बाप ने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और ना ही कभी मेरे अच्छे और बुरे दिनों में मेरा साथ दिया था। ऐसे में मेरा उनके प्रति लगाव खत्म होना स्वाभाविक था। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ देख रही थी। 7 साल की उम्र से वो बिल्कुल अकेला हो गया था। ऊपर से माफिया की ट्रेनिंग और इतना सब कुछ उसने अकेले बर्दाश्त किया। पर तभी अरुणिमा के दिमाग में एक बात आती है और वो तुरंत आस्तिक की तरफ देखते हुए हैरानी से कहती है, आस्तिक, तुम्हारा माफिया बनने का सपना, तुम्हारी कुर्सी, माफिया में तुम्हारी जगह, वो तो है ना। तुमने इसी के लिए तो बचपन से मेहनत की थी और तुम यही बनना चाहते थे। इसी के लिए तो मिस्टर रायचंद तुम्हें मुझसे अलग कर रहे थे। तो अब तो तुम माफिया बन गए होंगे ना। सच बताना, क्या तुम्हें वो पोजीशन मिली और तुम माफिया लीडर बन गए? उसकी बात सुनकर आस्तिक हंसने लगता है। उसे पूरे हेलीकॉप्टर में हंसने की आवाज आ रही थी। आस्तिक हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हुए ऐसे हंस रहा था जैसे कि कोई मस्त जोक सुना है। उसने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, अरुणिमा, तुम्हें एक एक करके चीज याद आती है क्या? पिछले 1 साल में लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। डोंट वरी, जैसे ही हम लैंड करेंगे वैसे ही मैं तुम्हें बादाम खिलाना शुरू करूंगा। अरुणिमा ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, मजाक मत करो, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम इसे मजाक सोच रहे हो। मैंने देखा था, माफिया बनने के लिए तुमने बचपन से ही मेहनत की थी और इसी के लिए तो तुमने मुझसे शादी भी की थी। सच कहूँ तो तुमसे अलग होने का मेरा भी यही रीजन था कि मैं चाहती थी तुम्हें वो जगह और वो पोजीशन मिले। इसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। मुझे बताओ ना, कहो कि तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है। आस्तिक अरुणिमा के चेहरे पर अपने लिए फिक्र और जज्बात देख सकता था। उसने प्यार से अरुणिमा के गालों पर अपना हाथ रखा और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे बस तुम्हें हासिल करना था। अब जबकि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं करना है। अरुणिमा उसकी आंखों में देख रही थी और एक विश्वास के साथ उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अपने माफिया बनने के सपने को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। आस्तिक हंसते हुए बोला, अरुणिमा, जब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। और ये सच है कि मैं अब किसी माफिया संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और ना ही किसी कातल में मेरा नाम है। अब मैं एक सिंपल सा सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ और मेरी कंपनी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स बनती है। अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, इसका मतलब इस हेलीकॉप्टर को भी तुम्हारी कंपनी ने बनाया है? आस्तिक ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को जवाब देता है, हाँ, इस हेलीकॉप्टर में भी लगे हुए पार्ट्स हमारी ही कंपनी के हैं और वहीं से मैंने हेलीकॉप्टर चलाना भी सीखा है। तुम यकीन नहीं करोगी, एक वक्त पर माफिया का सरगना बनने का सपना देखने वाला ये इंसान आज देश के जवानों के लिए हेलीकॉप्टर डिजाइन करता है और इंडियन एयरफोर्स में उड़ने वाले कई फाइटर जेट पर लगने वाले पार्ट्स हमारी कंपनी से बने हैं। केरल, एलएपी, सुनहरी हवाओं के बीच आस्तिक का हेलीकॉप्टर एक सुंदर सी बिल्डिंग के हेलीपैड पर उतर गया और आस्तिक ने जितने प्रोफेशनल तरीके से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की थी, उसे देखकर अरुणिमा एकदम से हैरान रह गई। वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। आस्तिक ने जैसे ही हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बंद किया, वह अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा। उसने कुछ देखने के लिए अपना चेहरा उठाया ही था कि तभी उसके चेहरे के पास अरुणिमा का चेहरा आ गया और अरुणिमा ने उसे चूम लिया। इसके तुरंत बाद वह अपनी सीट पर वापस बैठ गई। आस्तिक के लिए वह किस एकदम अनपेक्षित था। ऐसा नहीं था कि उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस परिस्थिति में किस मिलना उसके लिए थोड़ा सरप्राइज था। उसने हैरानी से अरुणिमा की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए अपने बाल संवार रही थी। हेलीकॉप्टर की उड़ान की वजह से उसके बाल थोड़े थोड़े बिखर गए थे। उसने हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहा, तुमने मुझे अभी अभी किस किया? हाँ, किया है, तुम्हारा गिफ्ट है, अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आस्तिक हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, गिफ्ट में किस? और यह गिफ्ट किस खुशी में मिली मुझे? अरुणिमा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और उसने अपना एक हाथ आस्तिक के गाल पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, सुरक्षित लैंड करने के लिए। उसकी बात सुनकर आस्तिक 5 मिनट तो उसे देखता रह गया, लेकिन फिर हंसते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट वापस पहनी और हैंडल पर दोबारा से हाथ रखते हुए कहा, मुझे फिर से इसे उड़ाने और वापस लैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारा एक और किस पाने के लिए ये फिर से कर सकता हूँ। तो क्या कहती हो, चले लॉन्ग फ्लाई पर? उसकी बात सुनकर अरुणिमा हंसने लगी।
उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या कहा तुमने अभी? लॉन फ्लाई पर? आस्तिक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यार, लॉन फ्लाई। अब इसे और क्या कहूँ? लोग लॉन ड्राइव पर जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, हम तो हेलीकॉप्टर पर हैं, तो इसे लॉन फ्लाई ही तो कहूँगा। तो बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें? वैसे हम यहाँ से कहीं बाहर भी जा सकते हैं, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के। तुम कहो तो श्रीलंका चलते हैं, पास में ही है। अरुणिमा हंसते हुए बोली, आस्तिक बस करो और बाहर निकलो, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम वैसे भी मुझे एक अनजान जगह पर लेकर आए हो, मेरे लिए यही सरप्राइज है। अब तुम्हारा अगला सरप्राइज मुझे सच में डरावना लगेगा। आस्तिक ने हंसते हुए अपनी सीट बेल्ट खोली और अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा किस पाने के लिए मैं तुम्हें ऐसे छोटी छोटी सरप्राइज हर घंटे दे सकता हूँ। आस्तिक ने अरुणिमा की सीट बेल्ट खोली और उसे हेलीकॉप्टर से निकलने में मदद की। आस्तिक पहले उतरा और अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। अरुणिमा ने जब आसपास का माहौल देखा तो वह एकदम से खुश हो गई। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट की तरफ लेकर आया और हमेशा की तरह उसके आसपास ब्लैक यूनिफॉर्म में उसकी सिक्योरिटी पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी और आस्तिक व अरुणिमा बिल्डिंग से बाहर निकले, सामने एक बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी, जिसका दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर पहले से ही खड़ा था। अरुणिमा ये देखकर अपना कदम आगे बढ़ाती ही है कि अगले ही पल आस्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके हाथ एकदम से उसके गले में लिपट जाते हैं। वह अरुणिमा को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन अरुणिमा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आस्तिक, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आने से पहले बहुत रिसर्च कर चुका हूँ और मुझे पता चला है कि हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक न एक बार गोद में जरूर उठाता है। अब जबकि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो मैं बॉयफ्रेंड होने के सारे फर्ज निभाना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैंने पति वाले फर्ज ठीक से नहीं निभाए थे, लेकिन बॉयफ्रेंड बनकर मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ। अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा खिल गई, लेकिन तभी अचानक से आस्तिक ने अरुणिमा को थोड़ा और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, वैसे वजन बढ़ गया है तुम्हारा। अरुणिमा की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गईं और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना एक हाथ आस्तिक के गले से निकाला और उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा 10 किलो कम हुआ है। आस्तिक ने तुरंत बोला, बस यही तो उगलवाना चाहता था तुम्हारे मुंह से कि तुम अपना वजन कम कर रही हो। एक बार सब कुछ सही होने दो, उसके बाद खिला पिलाकर तुम्हें फिर से हेल्दी न कर दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। इतनी हल्की हो गई हो तुम। अरुणिमा ने रूठते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना तुम्हारी गोद में, मैं पैदल ही जाऊंगी। लेकिन आस्तिक उसे छोड़ने कहाँ वाला था, वह उसे वैसे ही गोद में लेकर आगे बढ़ा और ड्राइवर ने जल्दी से उनके लिए जगह बनाई। आस्तिक अरुणिमा को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाता है और खुद उसके साथ बैठ गया। इस बार गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, जो उन्हें लेकर कहीं जा रहा था। गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, इसलिए अरुणिमा को बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे ये तक नहीं पता था कि वह इस वक्त कौन सी जगह पर है। अरुणिमा ने जल्दी से अपनी पर्स से एक छोटा सा हेयर ब्रश और शीशा निकालकर अपने बालों को सेट किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर की उड़ान में उसके पूरे बाल बिखर गए थे। उसे शायद यहाँ से वापस भी हेलीकॉप्टर में ही जाना पड़े। यही सोचकर अरुणिमा ने एक छोटा सा रबर बैंड लिया और अपने बालों को सीकर बांधने लगी। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, आस्तिक ने उसके हाथों से वह रबर बैंड लिया और अगले ही पल अपने दोनों हाथों से खींचकर उसे तोड़ दिया। अरुणिमा एकदम से हैरानी से देखती रह गई। उसने तुरंत आस्तिक से कहा, यह क्या किया तुमने? मेरा फ्लावर वाला रबर बैंड क्यों तोड़ दिया? आस्तिक उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम्हें बांध कर रखे। तुम बांधने के लिए बनी ही नहीं हो, हमेशा आज़ाद रहने के लिए बनी हो, और जैसे तुम्हें आज़ाद रहना पसंद है, वैसे ही मुझे तुम्हारे खुले बाल पसंद हैं। अरुणिमा ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, तो ये बात तो तुम बिना मेरा रबर बैंड तोड़े भी कह सकते थे ना। आस्तिक उसके ऐसे चेहरे को देखकर हंस पड़ा। उसका मन कर रहा था कि अभी अरुणिमा को एक जोरदार फ्रेंच किस करे और वह इतनी लंबी हो कि आज की रात उसके लिए कम पड़ जाए, पर तभी अचानक से गाड़ी रुकती है और ड्राइवर ने आस्तिक से कहा, सर, हम पहुंच गए हैं। अरुणिमा दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि आस्तिक ने उसे रोक दिया और अपनी आंखों से यही रहने का इशारा किया। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ जाकर अरुणिमा के लिए दरवाज़ा खोला। अरुणिमा ने जैसे ही कदम बाहर रखा, वैसे ही आस्तिक उसके पैरों के पास झुक गया और अरुणिमा एकदम से ब्लैंक रह गई।
आस्तिक ने तुरंत उसकी हील को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी हील उसके पैरों से उतारने लगा। अरुणिमा ने अपने पैर पीछे करने चाहे, लेकिन आस्तिक ने उसके पैरों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अरुणिमा की दोनों हील्स उतार दी और उन्हें गाड़ी में ही रख दिया। यहाँ तक कि उसने अपने जूते भी उतार दिए और मोजे उतारकर भी गाड़ी में ही रख दिए। वह और अरुणिमा एकदम खाली पैर थे। उसने अरुणिमा का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही अरुणिमा ने सामने का नज़ारा देखा, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। यह विशाल समंदर का किनारा था और उस किनारे पर छोटी छोटी परी लाइट्स लगी हुई थीं, जैसे लग रहा हो कि पूरे समंदर में जुगनुओं की रोशनी फैली हुई है। यहाँ तक कि नीचे की रेत भी एकदम चमकदार और रोशनी से भरी हुई थी। अरुणिमा यह नज़ारा देखकर एकदम से खुश हो गई। उसकी आंखों के सामने इतना खूबसूरत नज़ारा पहले कभी नहीं आया था। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ थामा तो अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आस्तिक उसे लेकर आगे बढ़ गया। वे दोनों उस ठंडी रेत पर खाली पैर एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे और इस सुनहरी मौसम का मजा ले रहे थे। अरुणिमा ने उसे देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। लेकिन आस्तिक अचानक से हंसते हुए बोला, ये सरप्राइज नहीं है, तुम्हारा सरप्राइज अभी बाकी है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर समंदर किनारे खाली रेत पर चल रहा था। रात की हल्की रोशनी उनके इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी अचानक आस्तिक रुक गया और अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा ने उसे देखते हुए हैरानी से कहा, क्या मुझे फिर से गोद में उठाने का सोच रहे हो? और अगर सोच भी रहे हो तो मत सोचना, मुझे पैदल ही चलना है। ऐसे खाली रेत पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तब अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही समुद्र किनारे रेस लगाया करती थी। आस्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और हामी में सिर हिलाया। फिर उसने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, मतलब अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक बार फिर से समंदर किनारे दौड़ लगाना चाहोगी? अरुणिमा हंसते हुए बोली, अब कैसे कर सकती हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। तब मैं छोटी थी और ऐसे ही समंदर किनारे हमारा फार्म हाउस था, जहाँ पर मम्मी पापा और मैं छुट्टियों में आया करते थे। फार्म हाउस में जो केयरटेकर थे, उनके बच्चों के साथ मैं खूब खेला करती थी। समंदर के किनारे इसी तरह रेस लगाती थी। वो मेरे पीछे भागते थे और मैं उनके आगे आगे भागती थी। मैं हमेशा उनसे जीत जाती थी। उसके बाद हम रेत के घर बनाते थे। मेरा घर कभी बन ही नहीं पाता था, हमेशा टूट जाता था। लहरें मेरे महल को हमेशा तोड़ देती थी, लेकिन मेरी एक दोस्त ने मेरी मदद की। उसने लहरों और मेरे महल के बीच रेत की एक दीवार बना दी, जिससे लहरें उसी दीवार से टकरा जाती थीं और मेरा महल बच जाता था। अरुणिमा ये सब इतने उत्साह से बता रही थी जैसे कल की ही बात हो। आस्तिक उसके चेहरे की खुशी देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम एक बार फिर से महल क्यों नहीं बनाती हो? अरुणिमा हंसते हुए दोनों हाथ आगे करके बोली, ये देखो, मैंने हमारी डेट के लिए मैनिक्योर करवाया है और नेल एक्सटेंशन भी नए हैं। अगर मैं रेत में हाथ डालूंगी तो ये खराब हो जाएंगे। आस्तिक मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे ये खूबसूरत नाखून खराब नहीं होने देंगे, लेकिन महल का सपना अधूरा भी नहीं रहने देंगे। अरुणिमा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, मतलब? मैं समझी नहीं। तभी आस्तिक मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर करीब आया। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रही। फिर आस्तिक ने अपनी जेब से एक ब्लाइंड फोल्ड निकाला और उसकी आंखों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मतलब ये कि कुछ सपने अंधेरे में ही देखे जाते हैं और जब आंखें खुलती हैं तो रोशनी उनका इंतजार करती है। ब्लाइंड फोल्ड अब अरुणिमा की आंखों पर था। उसने अपने हाथों से छुआ, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराए और बोली, आस्तिक ये क्या कर रहे हो? मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? अब मैं चलूंगी कैसे? अगर मैं गिर गई तो? आस्तिक ने उसे थामते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, अगर तुम डगमगाओगी तो मैं सहारा दूंगा और अगर तुम गिर गई तो वो मेरी मोहब्बत की हार होगी। उसके शब्द सुनकर अरुणिमा ढीली पड़ गई। आस्तिक ने उसकी कलाई पकड़ी और एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। अरुणिमा उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर पीछे चल रही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आस्तिक के हाथों की पकड़ ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो उसे गिरने नहीं देगा। आस्तिक ने उसे एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अरुणिमा के कदम रुक गए थे। वो आस्तिक की अगली हरकत का इंतजार कर रही थी। आस्तिक ने उसके पीछे से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। अरुणिमा की आंखें अब भी बंद थीं। जैसे ही ब्लाइंड फोल्ड हटा, उसने पलकें झपकाईं। अचानक आई रोशनी से उसकी आंखों में चुभन हुई।
उसने 2-3 बार पलकें झपकाईं और जब सामने देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सरप्राइज, आस्तिक ने उसके कानों में कहा। अरुणिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हैरानी से आस्तिक को देखा और बोली, तुम्हें कैसे पता? आस्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कैसे पता चला ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ सरप्राइज कैसा लगा? अरुणिमा खुशी के आंसुओं के बीच फार्म हाउस को देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, इतना कि मैं बता नहीं सकती। ये तो मेरे महल से भी ज्यादा खूबसूरत है। आस्तिक ने उसे साइड हग देते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए ही इस सरप्राइज के लिए तुम्हें इतना इंतजार करवाया। तुम्हारा वही फार्म हाउस जहां बचपन में तुम अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आया करती थी। अरुणिमा की आंखें भर आईं। फार्म हाउस उसके बचपन की अनगिनत यादों का गवाह था। वो आगे बढ़ी और जैसे ही लोहे का दरवाजा सामने आया, उसके चेहरे पर खुशी और निखर आई। उसने दोनों हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पहला कदम रखते ही बचपन की सारी यादें सामने ताज़ा हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे छोटी सी अरुणिमा उसके सामने खड़ी है और माता पिता उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये दृश्य देखकर अरुणिमा की आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर मुस्कान आ गई। ये फार्म हाउस उसे बचपन की छुट्टियों की याद दिला रहा था, जब वो अपने माता पिता के साथ यहाँ आती थी और बड़ी बेसब्री से छुट्टियों का इंतजार करती थी। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और उनका यहाँ आना बंद हो गया। उसके पिता को ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ देखा, जो उसके पास खड़ा उसकी हर प्रतिक्रिया देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस फार्म हाउस के बारे में तुम्हारे पिता से पता चला था। जब वो मुंबई हमारे घर आए थे तुमसे मिलने, तब बातों बातों में उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई थी। तभी मैंने तय कर लिया था कि ये घर तुम्हारे लिए दोबारा खरीदूंगा। लेकिन मालिक बेचने को तैयार ही नहीं था। अरुणिमा ने चौंकते हुए कहा, तो तुमने वही किया ना, ब्लैकमेल, धमकी या फिर किडनैप? तुमने कहा था कि तुमने गलत रास्ता छोड़ दिया है और तुम्हारे अंदर का बीस्ट अब तुम पर हावी नहीं होता है। आस्तिक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। अरुणिमा उसे हैरानी से देख रही थी। आस्तिक ने हंसते हुए कहा, लोग सच कहते हैं, अगर कोई चोर चोरी छोड़कर भी सुधरना चाहे तो भी लोगों की नज़रों में वही चोर रहता है। जैसे तुम मुझे शक की नज़रों से देख रही हो। अरे बाबा, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया और ना ही बीस्ट को बाहर लाया है। इसका मालिक खुद ही बेचना चाहता था। मैंने एजेंट से कह रखा था कि जैसे ही ये बिकने पे आए, मुझे सबसे पहले बताना। तो जैसे ही वो बेचने पर राजी हुआ, मैं वहां पहुंच गया और कानूनी तरीके से इसे खरीद लिया। अब ये घर तुम्हारा है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर उसके पुराने फार्म हाउस पर खड़ा था और वो घर अरुणिमा की कई यादों का गवाह था। अरुणिमा अपने इस पुराने घर को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसने आस्तिक से पूछा कि इस घर को खरीदने के लिए उसने कहीं गलत रास्ता तो नहीं अपनाया। इस बात पर आस्तिक हंसने लगा। जाहिर सी बात है, उसका पिछला रिकॉर्ड जानकर तो कोई भी उससे यही सवाल करेगा। लेकिन आस्तिक ने बहुत आराम से अरुणिमा को समझाते हुए कहा, मैंने अपने एजेंट से कांटेक्ट किया और जब ये प्रॉपर्टी बेचने को आई तो सबसे पहले मैंने इसे खरीद लिया और अब ये घर तुम्हारा है। आस्तिक ने ये बात इतनी आराम से बताई थी कि जैसे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसके पिता को जब सालों पहले पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तब इस प्रॉपर्टी को बेचकर उन्होंने अपने बिजनेस को घाटे में जाने से बचाया था और तब इस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि तब की सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील में इसी का सौदा हुआ था, पर इतने सालों बाद तो इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से ये घर समंदर के किनारे है, इसीलिए इसकी कीमत तो कभी कम हो ही नहीं सकती। मतलब आस्तिक ने इतनी बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी अरुणिमा के लिए सिर्फ इसीलिए खरीदी क्योंकि ये घर उसकी यादों का हिस्सा था। आस्तिक ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से चाबी निकालकर अरुणिमा के हाथ में रखते हुए कहा, ये घर आज से तुम्हारा है और ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। अरुणिमा हैरानी से उस घर को देख रही थी और अपने हाथों में रखी हुई चाबी को। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से चाबी आस्तिक के हाथों में वापस रखते हुए कहा, नहीं आस्तिक, मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन आस्तिक ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और उसके हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए उन मुट्ठियों में चाबी को थामे हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुशी देखनी है। ये आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। इस वक्त अगर तुम रोने का सोच रही हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने देखा था जब तुमने इस घर को देखा तो तुम कितनी खुश थी और मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी हमेशा चाहिए। अरुणिमा की आंखें सच में गीली थीं,
लेकिन आस्तिक की बातें सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आस्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब लाया और कहा, हमारी पहली डेट को यादगार बनाने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट तो मुझे और कुछ मिल ही नहीं सकता। आस्तिक ने उसके गुलाबी गालों पर अपना अंगूठा रखा और सहलाते हुए कहा। उसके इतने प्यारे एहसास से अरुणिमा की आंखों में जो आंसू आए थे वो दोबारा लौट गए। इतने प्यार करने वाले इंसान के सामने रोना सही नहीं है, इसीलिए अरुणिमा ने अपने आंसुओं को वापस जब्त कर लिया और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो फिर से खिल गई। अरुणिमा ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया और आस्तिक के चेहरे के पास ले जाकर उसके होठों पर एक हल्की किस करते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू आस्तिक, मेरी जिंदगी में इस खुशी को फिर से शामिल करने के लिए। अरुणिमा आस्तिक की बाहों से दूर जाने ही वाली थी कि आस्तिक ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उन दोनों के बीच जो दूरी थी वो एकदम से मिट गई और अरुणिमा आस्तिक की बाहों में बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। आस्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, अब जब थैंक यू गिफ्ट मिल ही रहा है तो थोड़ा ढंग से दो। अरे, मुझे भी तो लगे कि अगर खर्चा किया है तो कीमत वसूल हो गई है। उसकी बात सुनकर अरुणिमा हंसने लगी और उसने अपनी दोनों बाहें आस्तिक के गले में लपेट दी। आस्तिक मुस्कुराया, अरुणिमा के होठों की तरफ बढ़ने लगा और अरुणिमा ने भी झिझक के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। फिर क्या था, आस्तिक ने अरुणिमा के होठों को किस करना शुरू कर दिया और अरुणिमा उसमें ऐसे बहती चली गई जैसे कि वो इसे खत्म ही नहीं होने देना चाहती थी। आस्तिक उसके होठों को बहुत ही शिद्दत, नज़ाकत और मोहब्बत के साथ किस कर रहा था और अरुणिमा को आस्तिक की किस में ये सब महसूस भी हो रहा था। किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी बहुत कुछ अच्छा होने के लिए कुछ गलत होना जरूरी है। आस्तिक और अरुणिमा के खूबसूरत मोहब्बत के सफ़र में वो जुदाई ज़रूरी थी। 10 मिनट की किस के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जब उनकी सांसें अस्थिर हो गई थी लेकिन निगाहें अभी भी एक दूसरे से हट नहीं रही थी। दोनों के चेहरे पर एक गुलाबी रंग था, लेकिन अरुणिमा का चेहरा ज्यादा गुलाबी था। आस्तिक ने धीरे से अपने हाथों के अंगूठे से अरुणिमा की फैली हुई लिपस्टिक के किनारों को साफ किया। उसकी लिपस्टिक पूरी बिखर गई थी, लेकिन जो गाल गुलाबी हो गए थे उसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। आई लव यू अरुणिमा, आस्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो अरुणिमा भी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे थोड़ा सा ज्यादा। आस्तिक ने जब ये कहा तो अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बेशुमार हो गया था। दोनों इसे महसूस भी कर रहे थे। अंदर चलो, अरुणिमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो आस्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आगे धकेलते हुए कहा, ये तुम्हारा घर है, पहले तुम जाओ। अरुणिमा आस्तिक का हाथ पकड़ते हुए बोली, साथ में चलते हैं। ... आस्तिक को लेकर वो दरवाजे के पास आई जहां से घर का प्रवेश शुरू हो रहा था। अरुणिमा ने जब उसे दरवाजे पर देखा तो उसने पाया दरवाजे पर की गई उसकी बचपन की कलाकारी अभी तक मौजूद है। जब उसने बचपन में एक नुकीले चाकू से दरवाजे पर अपने नाम का पहला अक्षर ए लिखा था और इस डिज़ाइन करने में उसके पापा ने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर अरुणिमा की मां ने इसके लिए उन्हें बहुत डांटा था। लेकिन डरने की बजाय अरुणिमा उस वक्त हंस रही थी, क्योंकि उसके पिता उसके साथ डांट खा रहे थे और वो दोनों बाप बेटी अपना चेहरा झुकाए किसी अपराधी की तरह खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। उस खूबसूरत पल को याद करते हुए अरुणिमा के चेहरे पर एकदम से हंसी आ गई। आस्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? अरुणिमा ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा है तो फिर मैं सुनना चाहूँगा। अरुणिमा ने उसे बता दिया कि वो क्यों हंस रही थी और उसकी बात सुनकर आस्तिक भी उसके साथ हंसने लगा। उसने अरुणिमा से कहा, तुम अपने बचपन में काफ़ी शरारती रही हो। अरुणिमा ने हंसकर सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आस्तिक ने घर का दरवाज़ा खोला और अरुणिमा और आस्तिक एक साथ घर के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही उसने घर के अंदर का नज़ारा देखा, वो एकदम से हैरान हो गई। उसने आस्तिक से कहा, आस्तिक, क्या इसके पुराने मालिक ने खरीदने के बाद इसमें कुछ बदलाव नहीं किए थे? क्या ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं इसे छोड़कर गई थी? आस्तिक हंसते हुए बोला, हाथी खरीदना आसान है, उसे पालना मुश्किल। खरीदने वाले ने इस घर को खरीद तो लिया था, लेकिन इसका एक एक सामान इतना कीमती था कि वो इसे संभाल नहीं पाया और जब खरीदने की बात आती तो वो सामान भी इतना कीमती निकलता कि उसे खरीदने में उसके बैंक बैलेंस पर असर पड़ता। इसीलिए उसने कभी इस घर का इंटीरियर चेंज ही नहीं किया। वैसे ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है।
तुम्हें अपना घर बिल्कुल वैसा ही मिला है। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो उस घर को बहुत ही खूबसूरती से और प्यार से निहार रही थी। जब उसने महसूस किया कि आस्तिक आसपास नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि किचन की तरफ से आस्तिक आ रहा है और इस वक्त उसने एक वेटर के कपड़े पहने हुए हैं। उसने अजब अंदाज में अरुणिमा के सामने किसी प्रोफेशनल वेटर की तरह झुकते हुए कहा, मैडम, आज शाम के लिए आपका डिनर तैयार है। आपका ये सेवक आज के लिए आपकी सेवा में हाजिर है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक ने इस वक्त शेफ का एप्रन और टोपी पहनी हुई थी। उसे ऐसे देखकर अरुणिमा अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर आस्तिक भी मुस्कुराने लगा। वह ये सब अरुणिमा के लिए ही कर रहा था। अरुणिमा हंसते हुए बोली, आस्तिक, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना। आस्तिक मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसने अरुणिमा का हाथ थामा और उसे अपने साथ किचन एरिया में ले आया। ये एक बहुत ही यूनिक और जर्मन डिज़ाइन का मॉड्यूलर किचन था। किचन के बीच में एक सेंट्रल टेबल लगी थी और थोड़ी दूरी पर एक बड़ी खिड़की थी, जिसके पास बारबेक्यू का सामान रखा था और जिस पर बारबेक्यू चल रहा था। अरुणिमा फिर से हैरान होकर आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है एक बार मैं तुम्हें वेकेशन के लिए यॉट पर लेकर गया था, लेकिन मुझे तुम्हें बीच में ही वापस लाना पड़ा क्योंकि मेरा इमरजेंसी काम आ गया था। तब मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने हाथों का बना ग्रिल्ड चिकन खिलाऊंगा। अरुणिमा को वह दिन अच्छे से याद था जब आस्तिक उसे समंदर में एक बड़ी खूबसूरत शिप पर लेकर गया था। लेकिन अगले ही दिन उसे अरुणिमा को वापस लाना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, बिल्कुल याद है। उस दिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया था मुझे ग्रिल्ड चिकन खिलाने का। आस्तिक ने बारबेक्यू की तरफ इशारा किया और बोला, हाँ, उस दिन तो वादा पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे अपना वादा याद था, इसलिए आज पूरा करूंगा। फिर क्या था? अरुणिमा आराम से कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक बारबेक्यू के पास गया और अपनी प्यारी बीवी और गर्लफ्रेंड के लिए बारबेक्यू बनाने लगा। तभी अरुणिमा के पेट से आवाज आई। उसने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, आस्तिक, कब तक बनेगा? मुझे भूख लगी है। आस्तिक बोला, बस थोड़ी देर और स्वीट हार्ट, तैयार हो ही गया। जब तक ये बन रहा है, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाता हूँ। उसने जल्दी से काउंटर पर देखा, लेकिन सारे बर्तन खाली थे। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गुस्से में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फ्रिज भी चेक किया, बाकी जगह भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में उसने गुस्से में अपनी टोपी उतारते हुए कहा, किसी काम के नहीं है ये लोग। क्या हुआ आस्तिक? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। आस्तिक कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक आदमी आया। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए डिनर आने में टाइम लग गया। ये रहा आपका ऑर्डर। आस्तिक ने गुस्से में पैकेट लेते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सब कुछ टाइम पर चाहिए। वह आदमी तुरंत वहां से चला गया। अरुणिमा उसे देखकर हंस रही थी। आस्तिक ने पैकेट उसके सामने रखते हुए कहा, ऐसे मत हंसो, मैंने कोशिश की थी तुम्हारे लिए खुद से कुछ बनाने की। बस इतना समझ लो कि मेरी कोशिश से आज किचन में आग नहीं लगी, इसलिए बारबेक्यू भी खिड़की के पास रखा है। अरुणिमा उसकी कोशिश पर हंसते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए कोशिश की, मेरे लिए यही बहुत है। थोड़ी देर में आस्तिक ने अरुणिमा के लिए बारबेक्यू और बाकी सारा डिनर टेबल पर सजा दिया। इतने सारे खाने को देखकर अरुणिमा का सच में पेट मचलने लगा। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ एक साथ खा ले। आस्तिक ने इसे इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया था कि अरुणिमा की भूख और बढ़ गई। आस्तिक अरुणिमा को खिलाने के लिए चम्मच उठाने ही वाला था कि अरुणिमा ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, अभी कुछ भी मत छूना, मुझे पहले फोटो लेने दो। क्या? आस्तिक ने हैरानी से कहा। अरुणिमा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे फोटो लेने दो। इतनी खूबसूरत टेबल की फोटो लेना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, अरुणिमा ने फोन निकाला और हर एंगल से अलग अलग फोटो लेने लगी। अरुणिमा की भूख तो पता नहीं, लेकिन अब आस्तिक को भूख लग रही थी। फिर भी वह उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। जब अरुणिमा का मन फोटो लेकर भर गया, तो आस्तिक ने कहा, शुक्र है तुमने फोटो सेशन जल्दी खत्म कर दिया, वरना मुझे खाना दोबारा गर्म करना पड़ता। ये कहकर आस्तिक ने वाइन का ग्लास उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। उसने देखा कि अरुणिमा अभी भी खाना नहीं खा रही थी बल्कि फोन में लगी थी।
उसने झांक कर देखा तो पाया कि अरुणिमा फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी। ये देखकर आस्तिक ने पूछा, तुम ये सब सोशल मीडिया पर डाल रही हो? अरुणिमा मुस्कुराए और सिर हिलाया। आस्तिक के दिमाग में कुछ आता है, उसने माथे पर बल डालते हुए कहा, अच्छा, एक फोटो हमारी साथ में लो और कैप्शन में लिखना, माई एक्स हस्बैंड टू माई फ्यूचर हस्बैंड। अरुणिमा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और एक रोमांटिक फोटो खींची जिसमें दोनों का चेहरा करीब था और आस्तिक ने उसके गाल पर लगभग होंठ रखे हुए थे। फोटो देखकर आस्तिक बोला, ये फोटो तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करोगी? अरुणिमा हैरान होकर बोली, आस्तिक, अगर ये फोटो सोशल मीडिया पर गई तो हंगामा मच जाएगा। ये तो अच्छी बात है, आस्तिक ने कहा और अरुणिमा से फोटो पोस्ट करने को कहा। अरुणिमा हैरानी से बोली, लेकिन मैं ये फोटो कैसे पोस्ट कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं पता। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। आस्तिक ने अपना फोन निकालते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त मैं चाहता था कि कोई मुझे परेशान न करे। मैं माफिया से अपना नाम हटाने और बिजनेस को नई पहचान देने में डूबा हुआ था। सोशल मीडिया मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए सब अकाउंट बंद कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खबर नहीं रख रहा था। मैं तुम्हें फेक अकाउंट से फॉलो करता था और तुम्हारी हर पोस्ट पर मेरी नज़र रहती थी। अरुणिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत कहा, क्या तुमने फेक अकाउंट से मुझे फॉलो किया था? किस नाम से? आस्तिक हंसते हुए बोला, एंजल प्रिया। अरुणिमा ने अपने सोशल मीडिया पर ज़्यादातर अपनी कंपनी और वहीं के बारे में चीज़ें अपलोड की थीं। ये पहली बार था जब वो आस्तिक के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ अपलोड कर रही थी। अपलोड करने के कुछ ही समय बाद उसका कमेंट सेक्शन उन दोनों के लिए बेस्ट विशेस और लाइक से भर गया। यहाँ तक कि कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए, जैसे कि इग्नोर करना ही बेहतर रहता है। वैसे मैं अपने चैप्टर में आए नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पढ़कर अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हूँ, वरना नेगेटिव कमेंट वाले तो इतनी गलत बातें बोलते हैं कि जिसे सुनकर राइटर एक दिन में राइटिंग ही छोड़ दे। टीयर्स ऑफ जॉय। अरुणिमा ने आस्तिक का सोशल मीडिया अकाउंट लिया। आस्तिक ने अभी अभी अपना सोशल मीडिया अकाउंट दोबारा से एक्टिव किया था और अरुणिमा ने अपनी पिक्चर में आस्तिक को टैग कर दिया, जिससे उन दोनों के फ्यूचर में फिर से साथ होने की बातें होने लगी और एक बार फिर उनके लिए लोगों का रिएक्शन आने लगा। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्हें पढ़कर अरुणिमा की हंसी रुक ही नहीं रही थी और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो उसकी आंखों में आंसू ला रहे थे। इतने भावपूर्ण कमेंट्स और उनके प्यार करने वाले उन्हें साथ देखकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते 1000 से ज़्यादा कमेंट्स अरुणिमा के उस एक पोस्ट पर आ गए, जो उन्हें आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और उनके खुशहाल जीवन की कामना कर रहे थे। दिन खत्म करने के बाद अरुणिमा अपनी बालकनी में थी। ये उसका वही कमरा था जिसमें वो बचपन में आया करती थी, लेकिन शायद पुराने मालिक ने कमरे का इंटीरियर बदल दिया था, क्योंकि अब ये बच्चों का कमरा नहीं बल्कि गेस्ट रूम जैसा लगता था। लेकिन अरुणिमा को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। कमरे की दीवारें आज भी वैसी ही थीं जैसी बचपन में हुआ करती थी। वो बालकनी में खड़ी होकर बाहर तारों को देख रही थी, तभी आस्तिक पीछे से आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए तारों को देखकर कहती है, आज तारे कुछ ज्यादा नहीं चमक रहे हैं। आस्तिक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ चमकेंगे ना, उन्हें इस वक्त जलन हो रही है क्योंकि चांद मेरे साथ है। अरुणिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन आस्तिक की आंखों में एक खुमारी आ गई थी। चांद की रोशनी में अरुणिमा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे आस्तिक के होंठ अरुणिमा की तरफ बढ़ते हैं और उसकी हरकत को महसूस करते हुए अरुणिमा ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल आस्तिक ने उसे किस करना शुरू कर दिया और अरुणिमा ने पूरी तरह साथ दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में बह रहे थे और अपनी शिद्दत वाली मोहब्बत को दिल से निभा रहे थे, लेकिन इस बार ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होने वाली थी। आज की रात सिर्फ उनके शरीर ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं ने भी एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। प्यार की गहराई में आस्तिक और अरुणिमा डूब रहे थे और चांद की रोशनी उनके इस प्यार की गवाह बन रही थी। अगले दिन सुबह जब अरुणिमा की आंख खुली तो उसने आस्तिक का हाथ अपनी कमर पर पाया। इस वक्त उनके कपड़े जमीन पर फैले हुए थे। अरुणिमा ये देखकर मुस्कुरा जाती है। उसने देखा कि आस्तिक पेट के बल सो रहा है, उसके बाल माथे पर आ रहे हैं, उसकी बंद पलकें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और होंठ हल्के से खुले हुए हैं जिससे वो सांस ले रहा है। अरुणिमा का मन फिर से मचल गया। वो आगे बढ़कर आस्तिक को किस करना चाहती थी,
लेकिन उसे पता था कि अगर उसने आस्तिक की नींद खराब की तो इस केस का हार जाना उसे शायद दोपहर तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने आराम से आस्तिक के हाथ को अपनी कमर से हटाया और उठकर अंगड़ाई ली। दर्द का आलम उसके पूरे शरीर को जकड़े हुए था, लेकिन ये मीठा सा दर्द उसके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। उसने हल्की सी नाइटी पहनी और अंगड़ाई लेते हुए फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। बाहर सुनहरे मौसम को देखकर और दूर तक समंदर की ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए उसका चेहरा सुकून से भर गया। अरुणिमा मुस्कुराते हुए बालकनी में लगे चेयर पर बैठ गई और अपना फ़ोन ऑन किया। कल रात से न तो उसने किसी के कॉल का जवाब दिया था और न ही मैसेज देखा था। उसका पहला रूटीन ये था कि उठते ही सबसे पहले वो बिजनेस न्यूज़ देखती थी। उसने बिजनेस देखने के लिए फ़ोन ऑन किया, लेकिन जो उसकी आंखों के सामने आ रहा था उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने की हेडलाइन में कोई बिजनेस न्यूज़ नहीं थी, बल्कि सूर्य मल्होत्रा के मर्डर की न्यूज़ चल रही थी, जो कल ही हुई थी। अरुणिमा कुर्सी से खड़ी हो गई और उसकी आंखें न्यूज़ पर टिक गईं। तभी आस्तिक की नींद खुली। उसने अरुणिमा की खुशबू महसूस नहीं की और बेचैन हो गया। उठकर देखा तो बालकनी में पाया। सुबह की धूप में अरुणिमा का चेहरा और खूबसूरत लग रहा था। आस्तिक मुस्कुराते हुए टॉवल अपनी कमर पर लपेटता है और उसके पास जाकर पीछे से बाहों में भरते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जान। लेकिन अरुणिमा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चेहरा एकदम भावशून्य था। आस्तिक हैरान हो गया। उसने अरुणिमा के कंधे को पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ? किसी बात से परेशान हो क्या? अरुणिमा ने अपना फ़ोन आस्तिक की तरफ करते हुए कहा, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आस्तिक ने स्क्रीन की तरफ देखा जहां सूर्य मल्होत्रा के मर्डर की न्यूज़ चल रही थी। उसे सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक नज़र अरुणिमा को देखा, जो हैरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। आस्तिक ने सामान्य भाव से कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरुणिमा जल्दी से बोली, नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारा चेहरा नजर आया है और अस्पताल स्टाफ ने भी कहा है कि तुम ही गए थे सूर्य मल्होत्रा के कमरे में जब वो अस्पताल में एडमिट था। आस्तिक, क्या है ये सब? तुमने तो कहा था कि सारे इलीगल काम छोड़ दिए हैं, तो फिर तुमने सूर्य को क्यों मारा? आस्तिक ने अरुणिमा के गालों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने सूर्य को नहीं मारा है। आस्तिक और अरुणिमा को सूर्य के मरने की खबर लग चुकी थी और आस्तिक के हाथ में अरुणिमा का फ़ोन था जिस पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। सूर्य भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अचानक हॉस्पिटल में उसकी मौत ने सबको चौंका दिया था। आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं और वो खबर को देख रहा था। अरुणिमा ने घबराते हुए कहा, ये तुमने किया है? आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, मेरा बस चलता तो मैं उसे इस होटल के बाथरूम में ही जान से मार देता जब उसने तुम्हारे साथ बच्चे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस मैंने ऐसा नहीं किया। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि वो तारानकन मर तो गया है, लेकिन वो मेरे हाथों नहीं था। वैसे जिसने भी उसे मारा है, बहुत अच्छा काम किया है। आस्तिक ये बात बहुत हंसकर कह रहा था, जैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरुणिमा उसे हैरानी से देख रही थी। उसने तुरंत कहा, लेकिन न्यूज़ में तो आ रहा है कि तुम्हें हॉस्पिटल के आसपास देखा गया है और तुम्हारे और सूर्य की पुरानी दुश्मनी के बारे में भी न्यूज़ वाले बता रहे हैं। पुलिस को तुम पर शक है। आस्तिक कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। उसने देखा वकील का फ़ोन है। उसने अरुणिमा को एक नज़र देखा और अपना फ़ोन उठाकर साइड में चला गया। उसने अपने वकील से कुछ बात की और बाद में फ़ोन रखते हुए कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। लेकिन कहाँ? अरुणिमा ने गंभीरता से पूछा। आस्तिक अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, मुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। दोपहर तक मुझे मुंबई में होना होगा, वरना वो मुझ पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। अरुणिमा उसकी बात सुनकर एकदम स्तब्ध हो गई। कल रात उनकी पहली डेट की वजह से जो खुश और जिंदा दिल नजर आ रही थी, अब उसके चेहरे पर गहरी मायूसी थी। आस्तिक उसके पास आता है और उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहता है, देखो मैंने पहले ही कहा था, मुझे तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान चाहिए, ये मायूसी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे मुस्कुराने की वजह यह है कि हमारी कल की रात काफ़ी रोमांटिक बीती है, तो मुझे सुबह सुबह फिर से रोमांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने वकील से कह दूंगा कि कोर्ट का समय 1 घंटा और बढ़ा दे, तो क्या कहती हो, शुरू करें? लेकिन अरुणिमा ने उसके हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, आस्तिक, तुम सच में इम्पॉसिबल हो। इतनी सीरियस टाइम पर तुम इतनी रोमांटिक बातें कैसे कर सकते हो? तुम पर एक मर्डर का आरोप लगा हुआ है और तुम कह रहे हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तुमने तो ये कहा है न कि तुम्हारा और माफिया का अब कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसे में तुम इस मड से खुद को कैसे बाहर निकालोगे? हथियार छोड़ दिया है, चलाना भूल नहीं गया हूँ, आस्तिक ने अरुणिमा से कहा। अरुणिमा की आंखें हैरानी से खुल गईं, वो आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने एक गहरी सांस ली, अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। वो उसके पास नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके घुटनों के पास अरुणिमा के दोनों हाथ थामकर उसकी आंखों में देखकर कहा, देखो अरुणिमा, तुम्हारी और मेरी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं हुआ है। हर चीज हमें जोर जबरदस्ती से ही मिली है, यहाँ तक कि एक दूसरे का प्यार भी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। मेरा माफिया में होना या नहीं होना मायने नहीं रखता, क्योंकि जो चीज मायने रखती है वो है पैसा और पावर, जिसके दम पर इंसान कुछ भी कर सकता है। और मैंने कौन सा ये काम पहली बार किया है? अरुणिमा की आंखें बड़ा हो गईं और वो आस्तिक को देखती रह गई। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा के बाल कान के पीछे किया और प्यार से उसे देखकर कहा, जब तुम मुझे छोड़कर गई और हमारा डिवोर्स हो गया तो उस समय मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? नफरत और गुस्सा एक बात है और किसी का खून होना दूसरी। मैं उसे अपने रिश्ते से काट सकता था, उनसे दूर रह सकता था या उन्हें बुरा भला कह सकता था, पर मैं ये इनकार नहीं कर सकता था कि वो आदमी मेरे पिता जैसा था, उसका खून मेरे अंदर था। इसलिए मैंने उनके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए, पर वो गुस्सा, वो नफरत, वो भड़ास नहीं निकली जो तुम्हें मुझसे दूर कर गई थी। और तब मेरी जिंदगी में जो बात आई वो हमारी और हमारी जिंदगी को बदल गई, हमारा बच्चा, जिसकी वजह से हम दोनों की जिंदगी एकदम से बदल गई। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए अपने बच्चे के बारे में सुनकर। आस्तिक ने उसे प्यार से देखा और उसके गाल सहलाते हुए कहा, हमारा बच्चा आज हमारे साथ होता। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, और उस एक्सीडेंट के पीछे की वजह सूर्य मल्होत्रा था। अरुणिमा को याद आया कि कैसे सूर्य ने उसे वॉशरूम में बताया था कि वही अरुणिमा का एक्सीडेंट करवाने का कारण था, जिससे उसका मिसकैरेज हुआ। वो पूरी तरह चाहता था कि अरुणिमा हादसे में मर जाए, लेकिन वो बच गई। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है, तो आस्तिक सिर हिलाते हुए कहता है, माफिया की दुनिया छोड़ने से पहले एक आखिरी काम था जो मुझे करना था, और वो ये था कि सूर्य मल्होत्रा को जिंदगी भर की सजा मिली रहे। इसलिए मैंने सूर्य की गाड़ी में बम रख दिया। मैं चाहता था कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत उसकी अच्छी थी। उस दिन उसकी जगह उसका बाप बैठा था और उसकी आंखों के सामने उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। सजा तो मैंने उसे दे दी थी। 1 साल तक वो अपने मरने के नाटक में रहा और अमेरिका में अपना इलाज करवा रहा था, पर मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली। मुझे किसी भी हालत में सूर्य से बदला लेना था। 1 साल तक मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। इसलिए मैंने इंतजार किया, और जब वो सामने आया तब तक दुनिया के सामने मेरी इमेज क्लीन हो चुकी थी। मैं तब माफिया या अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं, बल्कि एक सामान्य बिजनेसमैन बन चुका था। अब तो मेरे नाम और मेरी कंपनी के साथ देश का नाम जुड़ा है, तो तुम्हें लगता है मैं अपने नाम और इमेज के साथ कोई रिस्क लूंगा? बाथरूम में जब मैंने उसे तुम्हारे साथ बदतमीजी करते देखा तो मेरे अंदर उसे मार डालने की इच्छा हुई, पर मैंने खुद को रोका और अपने आदमियों को उसे अस्पताल भेजने को कहा। मैं उससे मिलने जरूर गया था, पर मैं उससे कुछ राज उगलवाना चाहता था, पर वो इतना सख्त आदमी था कि कुछ कहने ही को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद मैं वहां से निकल आया क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था। मुझे नहीं पता कि उसके बाद वहां क्या हुआ, किसने उसके कमरे में जाकर उसे मारा, लेकिन इतना मैं कहता हूं कि मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मैंने अपना पूरा पिछला जिंदगी मिटा दी है, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लूंगा। अरुणिमा आस्तिक की बातों से हैरान रह गई। आस्तिक की बातों में सच्चाई थी। आस्तिक ने माफिया और अंडरवर्ल्ड से अपना नाम हटाकर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, और अब वो सिर्फ अपनी कंपनी और इमेज को नष्ट नहीं होने देना चाहता था। अरुणिमा को यकीन हो गया कि यदि आस्तिक कह रहा है कि उसने सूर्य को नहीं मारा है, तो शायद उसने नहीं मारा होगा। पर अब सवाल यही था, तो सूर्य को किसने मारा? दोपहर के वक्त आस्तिक और अरुणिमा मुंबई जाने वाली फ्लाइट में थे। आस्तिक ने अरुणिमा को नॉर्मल फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ले जाना ही सही समझा। उसने वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं लिया। अरुणिमा बिजनेस क्लास की बड़ी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी और विंडो की तरफ देखते हुए उसकी आंख लग गई। वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आस्तिक ने आराम से ब्लैंकेट निकाला और अरुणिमा को ढक दिया। वो कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था, पर रह रहकर उसकी नज़र अरुणिमा पर भी जा रही थी, जो सुकून से सो रही थी। आस्तिक ने मैगजीन साइड में रख दी और प्यार से अरुणिमा को देखने लगा।
उसे समझ ही नहीं आया कि कब अरुणिमा उसे इतनी खूबसूरत लगने लगी कि उसके सामने खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी फीकी नजर आ रही थी। अरुणिमा की ये मासूमियत आस्तिक को मोहित कर रही थी। इस लड़की ने आस्तिक की पूरी दुनिया बदल कर रख दी थी। उसे पता नहीं था कि उसने कभी किसी औरत से इस हद तक प्यार किया था या नहीं। वैसे उसकी जिंदगी में सबसे पहले सिर्फ एक ही औरत आई थी और वो थी अमायरा, लेकिन अमायरा के साथ आस्तिक को सिर्फ आकर्षण था। इस बात का एहसास अब आस्तिक को हो रहा था, क्योंकि अमायरा की शादी के बाद जब वो कहती थी कि उसे अपने पति के पास जाना है, तो आस्तिक को कभी भी उसकी दूरी का एहसास नहीं हुआ। मतलब कि अमायरा आस्तिक को सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन दे सकती थी, लेकिन अरुणिमा के लिए वो किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आस्तिक ने जब अमायरा को बर्बाद कर दिया था तो उसके बाद अमायरा ऐसे गायब हो गई कि वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। आस्तिक ने बस एक बार उसके बारे में सुना था कि वो किसी छोटे शहर के कस्बे में अपने बेटे के साथ रहती है और वहाँ के स्कूल में पढ़ाती है। वो शहर से इसलिए भाग गई क्योंकि उसे पता था कि वहाँ आस्तिक उसका जीना हराम कर देगा। वैसे आस्तिक ने अमायरा का पीछा करना छोड़ दिया था क्योंकि अमायरा को उसने सजा दे दी थी। उसके पति को अमायरा की सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए उसने अमायरा को प्रेगनेंसी की हालत में ही छोड़ दिया था और उसे शक था कि ये बच्चा उसका नहीं, किसी और का है। इसीलिए उसने अमायरा को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अमायरा के अपने परिवार ने भी उसे अब अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था और अमायरा के पास जाने के लिए बस आस्तिक ही बचा था। इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर किसी दूर जगह चली गई, नाम बदलकर और पहचान बदलकर रहने लगी। वैसे अब अमायरा आस्तिक की जिंदगी से पूरी तरह डिलीट हो चुकी थी और आस्तिक के अस्तित्व में सिर्फ एक ही नाम था, अरुणिमा। वो आगे बढ़ता है, अरुणिमा के होठों को हल्का सा चूम कर पीछे हो जाता है। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता है। अरुणिमा की आंखें हल्की सी कसमैन सी हैं, फिर वो सुकून से सो जाती है। उसे परेशान करके आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अब आस्तिक ने उसे परेशान न करने का फैसला लिया और चुपचाप अपना फ़ोन निकालकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल दिया। उसकी नज़र अरुणिमा द्वारा अपलोड की गई फ़ोटो पर थी और वो उसके कमेंट और लाइक्स में कंगल रहा था। वो अरुणिमा की जुड़वा बहन को ढूंढ रहा था। अरुणिमा ने जानबूझकर कहा था कि वे दोनों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालें ताकि आस्तिक को उसकी बहन के बारे में कुछ मदद मिल सके। आस्तिक अरुणिमा के सारे लाइक्स और कमेंट्स बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि वो लड़की अब बाहर आएगी। अब तक वो छिपकर वार कर रही थी क्योंकि उसका सहारा सूर्य था जो उसके लिए काम करता था, लेकिन अब सूर्य मर चुका है और आस्तिक को शक है कि कहीं न कहीं सूर्य की मौत के पीछे भी अरुणिमा की बहन का ही हाथ है। इंटरनेट पर उसने इसकी जांच की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। गुस्से में आकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और दांत पीसते हुए कहा, तुम चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, आरुषि। आस्तिक ने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी नज़र फिर मासूम सी अरुणिमा पर गई, जो सुकून से सो रही थी और उसके खुले हुए होठों से हल्की हल्की सांसें निकल रही थीं। उसे इतना प्यार से सोता देख आस्तिक की आंखें नर्म पड़ गईं। उसने मन में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अरुणिमा। मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत और सारी दौलत ही क्यों न लगानी पड़े। मैं तुम्हारी बहन को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसके बाद आस्तिक की निगाहें बाहर उड़ रहे बादलों पर गईं। वो सर्द निगाहों से उन्हें देखकर नफरत से अपने दिल में बोला, तुम कहाँ छिपी हो, आरुषि? तुम्हारा सबसे बड़ा साथी सूर्य अब नहीं रहा, तो तुम्हें खुद बाहर आना होगा। तुम्हारा मकसद अरुणिमा को नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए अब तुम्हें सामने आना ही होगा। इस बार तुम्हारे और अरुणिमा के बीच मैं खड़ा हूँ। तुम मेरी बीवी तक कभी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उसकी हिफाजत अब मैं कर रहा हूँ। पर बार बार तुम्हें हराकर अरुणिमा को बार बार खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए एक बार में ही तुम्हें खत्म करना होगा और इसके लिए तुम्हारा सामने आना बहुत जरूरी है। आस्तिक को याद आता है कि कैसे उसने अरुणिमा के माता पिता से इस बारे में पूछा था। हालांकि अरुणिमा के पिता कुछ बताना नहीं चाहते थे, पर आखिरकार अरुणिमा की जान के बदले उन्होंने आस्तिक को सब बता दिया कि किस तरह अरुणिमा की जुड़वा बहन को थेरेपी के लिए पागलखाने भेजा गया था, लेकिन रास्ते में ही वो भाग गई और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। उस वक्त अरुणिमा की हालत बहुत खराब थी और जब उसे होश आया तो उसे पिछला कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उन्होंने अरुणिमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि सच्चाई बताने से उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। अरुणिमा ऐसी दवा लेती थी जिसकी वजह से वो अपने पिछले अतीत को याद न रख सके और जो उसके सामने हुआ बस वही याद रहे। अगर उसे सच्चाई पता चलती तो वो आरुषि के लिए अफसोस जताती और उसकी फिक्र करती, यहाँ तक कि आरुषि को ढूंढने की कोशिश भी करती,
पर वो अनजान थी कि उसकी खुद की जुड़वा बहन उसकी जान की दुश्मन है। आस्तिक ने अपनी सोई हुई अरुणिमा को देखा और अपने मन में कहा, मैं अरुणिमा के माता पिता के मन की स्थिति को समझ सकता हूँ कि क्यों उन्होंने अरुणिमा को इतने लंबे समय तक अंधेरे में रखा और अपने अतीत को भूलने के लिए मजबूर किया। अरुणिमा बहुत मासूम थी और जब उसे सच्चाई का पता चलता तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पाती कि उसकी वजह से उसकी जुड़वा बहन के साथ इतना गलत हुआ। अरुणिमा ने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली हैं। उसने कई बार दुखों का सामना किया है और उसका गुजरा हुआ कल इतना अच्छा भी नहीं था। अगर उसे इसके बारे में पता चलता तो वो और अधिक दुखी हो जाती। और सबसे बड़ी बात कि उसकी एक रहस्यमयी जुड़वा बहन है जो उसे मारना चाहती है। ये शायद अरुणिमा के सभी दुखों से बढ़कर होता। आस्तिक ने अपने मन में आगे सोचते हुए कहा, मैं अरुणिमा को कभी इस बारे में पता नहीं चलने दूंगा। इन सबको मैं अकेले ही संभाल लूंगा। इसलिए मैंने जानबूझकर अरुणिमा से वो तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि निश्चित रूप से आरुषि उस तस्वीर को देखेगी तो वो पागल हो जाएगी और यही एक जरिया है उसे उसके बिल से बाहर निकालने का। आरुषि अरुणिमा से जलती है, उसे अरुणिमा की खुशी कभी रास नहीं आती और पूर्णिमा को दुख में देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। वो कभी भी अरुणिमा को खुश नहीं देख पाएगी और अरुणिमा को खुश करके मैं उसकी जलन को और ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि वो सबके सामने आए। अरुणिमा से अलग रहकर मैंने सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ाया बल्कि अरुणिमा की जुड़वा बहन के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे 14 साल पहले उस दिन के बाद से आरुषि दुनिया में है ही नहीं। अरुणिमा के पिता ने कहा था कि उसका नाम आरुषि है और जुड़वा होने के बावजूद भी वो अरुणिमा जैसी नहीं लगती। अरुणिमा के बाल काले और लंबे हैं जबकि उसके बाल थोड़े छोटे और भुंघराले हैं। अगर बिना किसी पहचान के आरुषि आस्तिक और अरुणिमा के सामने आकर भी खड़ी हो जाए तो भी वो उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जुड़वा होने के बावजूद भी उसकी और अरुणिमा की शक्ल एक नहीं है। इसके अलावा उन दोनों के व्यवहार में भी अंतर था। यही कारण था कि आरुषि ने कई बार अरुणिमा को मारने की कोशिश की क्योंकि वो उसे बचपन से जलती आ रही थी। इसी वजह से अरुणिमा के माता पिता उसे इलाज के लिए भेजना चाहते थे, पर वो बीच में से ही भाग गई। मैंने दुनिया भर के मेंटल हॉस्पिटल्स में आरुषि के बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली और यही बात अब मेरे डर की वजह बन रही है। हॉस्पिटल भी मैं सूर्य से मिलने इसलिए गया ताकि पता लगा सकूं कि आरुषि कहाँ है, लेकिन सूर्य ने मुझे बस इतना ही बताया कि मेरे और अरुणिमा के तलाक के कुछ ही बाद वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि सूर्य अब उसके किसी काम का नहीं रहा था। वो न तो मुझे कुछ कर सकता था और न ही अरुणिमा को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी बात का गुस्सा सूर्य ने अरुणिमा से निकाला क्योंकि आरुषि उसी की वजह से सूर्य को छोड़कर गई थी। एक पल के लिए तो मुझे शक हुआ कि कहीं आरुषि भी तो सूर्य से छुटकारा पाने के पीछे नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य उसके प्लान का मास्टरमाइंड था। वो दुनिया से छुपाकर अपना प्लान बनाती थी और सूर्य दुनिया में रहकर उस प्लान को अंजाम देता था। अरुणिमा की किडनैपिंग से लेकर उसके एक्सीडेंट तक की प्लानिंग आरुषि ने बनाई थी, जिसे सूर्य ने अंजाम दिया था। ऐसे में सूर्य को छोड़ने की गलती वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी भी मकसद को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है पावर और पैसा, और सूर्य के पास ये दोनों चीजें थीं जिनका इस्तेमाल आरुषि ने भरपूर किया। पिछले 1 साल से मैं आरुषि को तलाश रहा हूँ लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। एक उम्मीद थी कि सूर्य के जरिए मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी वो उम्मीद भी नाकामयाब रही। पर मुझे आरुषि को कुछ भी करके बाहर लाना ही होगा और सबके सामने उसका असली चेहरा लाना ही होगा, क्योंकि मैं इस वजह को जड़ से खत्म कर देना चाहता हूँ। यही वो वजह है जिसकी वजह से अरुणिमा के पिता ने उसकी शादी मेरे साथ करवाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर अरुणिमा और देव की शादी हो जाती तो आरुषि के लिए अरुणिमा को खत्म करना और भी आसान हो जाता। इसलिए उन्होंने अरुणिमा को देव से अलग कर दिया और उसकी शादी मुझसे करवाई, जिसने उसकी जिंदगी को और ज्यादा नरक बना दिया। लेकिन इस शादी की बुनियाद थी उसकी हिफाजत। शायद इसी वजह से अरुणिमा की मां ने उसे वापस मेरे पास आने के लिए कहा था जब अरुणिमा के पिता हॉस्पिटल में थे, क्योंकि अगर उस वक्त अरुणिमा मुझसे अलग हो जाती तो उसकी मां उसे अकेले नहीं संभाल सकती थी, और अगर उसे कुछ हो जाता तो वो अपने पति को क्या जवाब देती। इसलिए उन्होंने अरुणिमा के सामने खुद को गलत साबित किया और उसे जबरदस्ती मेरे साथ आने के लिए कहा। अरुणिमा के पिता शुरू से ही अरुणिमा के लिए बहुत फिक्रमंद रहे हैं। उन्होंने अरुणिमा की शादी मुझसे इसलिए करवाई ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं और मेरा परिवार उसकी हिफाजत में ढाल बनकर खड़ा रह सके। हमारे परिवार की एक पावर थी, एक पोजीशन थी,
दुनिया में हमारा नाम था और माफिया में हमारी पहचान थी। शायद इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी अरुणिमा के पिता ने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और मैंने उनके भरोसे और उनके विश्वास का इस तरीके से नाजायज फायदा उठाया। 1 साल तक अरुणिमा को आरुषि से तो बचा लिया, लेकिन इस बीच किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी हालत मेरे साथ कैसी हो गई है। दोपहर तक उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर थी। जब अनाउंसमेंट हुई तो अरुणिमा की आंख खुल गई। उसने आस्तिक की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए अरुणिमा मुस्कुराने लगी। हंसते हुए आस्तिक ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? मेरी वाइफ इतना मुस्कुरा क्यों रही है? अरुणिमा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। आस्तिक ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, मैं किसी कागज के टुकड़े को नहीं मानता। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये मायने रखता है तो ठीक है। इस वक्त जो रायता फैला है, जैसे ही वो साफ हो जाएगा, मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि तुमसे दोबारा शादी करूंगा। फिर तो बन जाओगी न तुम दोबारा मेरी वाइफ। अब बताओ, मुस्कुरा क्यों रही थी? अरुणिमा की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, मैं कल के लिए मुस्कुरा रही थी। कल हमारी पहली डेट थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। इसीलिए मैं मुस्कुरा रही थी, ये याद करते हुए कि तुमने मुझे कितना स्पेशल फील करवाया है और आखिरकार मुझे वो खुशी मिल गई जिसके लिए मैं अधूरी थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर आस्तिक के दिमाग में अचानक से आरुषि का विचार आ गया। उसने शक्ति से अरुणिमा की तरफ देखा और उसके हाथों को थामते हुए उसकी आंखों में जुनून से देखकर कहा, और तुम्हारी इस खुशी को मैं तुमसे कभी दूर नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। आप लोगों ने कहानी सुन ली है और अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी है। और जो भी है कहानी में, जो भी मिर्च मसाला है, जो भी है, वो प्लॉट्स बाय प्लॉट्स आपको पता चलता ही जाएगा। तब तक के लिए आप लोग कहानी एंजॉय कीजिए। ये कहानी कुछ और एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए मैं बड़े बड़े एपिसोड दे रही हूँ, इसीलिए इतने दिन छूट जा रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि छोटे एपिसोड लेकिन रेगुलर एपिसोड दे सकूँ आपको। बट अभी का ये है कि जितने मेरे लिखे हुए एपिसोड हैं वो सब तो मैं जल्दी जल्दी पोस्ट कर दे रही हूँ। उसके बाद जो छोटे एपिसोड आएंगे वो मैं करंट लिखूँगी, ठीक है। मतलब मैंने आज और कल का एपिसोड लिखकर फिर उसे पोस्ट करूँगी। तो छोटे एपिसोड होंगे लेकिन फ्रेश एपिसोड होंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए यार। अभी तक मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, जल्दी जल्दी कहानी को आगे बढ़ाइए।